नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज बुलेटिन का आगाज करते हैं। भारत चीन के तनाव के बीच पैंगोंग इलाके से सैनिकों के पीछे हटने के बाद आज भारत चीन के बीच 10वें दौर की वार्ता हो रही है। आपको बता दें ये वार्ता भारत और चीन के सेनाओं के वरिष्ठ कमांडर के बीच हो रही है, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के उत्तरी दक्षिणी तट से सैनिकों को और सैन्य सोजो सामान को पीछे हटाने का काम पूरा होने के बाद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। इस मीटिंग में पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और देपसांग क्षेत्रों से भी सैनिकों को हटाने के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। ये बैठक LAC पर चीन की तरफ से मोल्दो सीमा पॉइंट पर हो रही है और भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन कर रहे हैं। आपको बता दें कि जबकि चीनी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व चीनी सेना के दक्षिणी शिनजियांग के सैन्य जिले के कमांडर मेजर जनरल लियू लिंग कर रहे हैं। भारत चीन के तनाव के बीच पैंगोंग इलाके से सैनिकों के पीछे हटने के बाद आज भारत चीन के बीच 10वें दौर की वार्ता हो रही है। ये वार्ता भारत और चीन की सेनाओं के वरिष्ठ कमांडर के बीच हो रही है। आपको बता दें जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के उत्तरी दक्षिणी तट से सैनिकों और सैन्य सोजो सामान को पीछे हटाने का काम पूरा होने के बाद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। तो रुक करते हैं अगली खबर का। सरकारी तेल कंपनियों की ओर लगातार 12वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि का सिलसिला वो लगातार जारी है। आपको बता दें कि आज डीजल की कीमत में 37 से 39 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है। तो वहीं पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल की कीमत भी 38 से 39 पैसे तक बढ़ी है। दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इन दोनों शहरों में पेट्रोल की कीमत अपने सर्वोच्च स्तर पर है। इसके साथ ही दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90.58 रुपये जबकि डीजल का दाम 80.97 रुपये पहुंच गया है। तो वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 97 रुपये और डीजल की कीमत 88.6 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है। तो सरकारी तेल कंपनियों की ओर से लगातार 12वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि का सिलसिला है वो लगातार जारी है। तो रुक करते अगली खबर का। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने बढ़ती महंगाई को लेकर कहा कि लगातार आम आदमी बढ़ती महंगाई से परेशान है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें अपनी पुरानी वीडियो देखनी चाहिए। उन्होंने क्या कुछ कहा आगे चलिए आपको सुनवाते हैं। विपक्ष को छोड़िए, जनता कह रही है ये कौन सी आत्मनिर्भर भारत का सृजन कर रहे हैं आप, जहां आप आत्मसमर्पण करवा रहे हैं लोगों को महंगाई के समक्ष। गरीब की थाली में आपने कुछ बढ़ोतरी नहीं की, साइज छोटी करते जा रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि अपने पुराने वीडियो नहीं देख रहे हैं आप। अरे एक बार एक दिन 24 घंटे का ऑफ लेकर के अपने तमाम पुराने वीडियो देखिए। बहुत हुई ढला की मार, अब की बात फलाने की सरकार, क्या हो गया? सरकार बनाने तक सारे नारे थे। उसके बाद आप 5 समृद्धि के टापू जो आपको कहें आप वही करें। तो साहब जनता बहुत चुप्पी से भी अपने वक्त का इंतजार करे। तो ले चलते हैं सीधे यूपी के लाइव तस्वीर पर, जहां CM योगी आदित्यनाथ एक बैठक कर रहे हैं। रुक करते अगली खबर का। कोरोना महामारी के चलते पिछले साल बिहार के CM नीतीश कुमार ने कोरोना को लेकर सर्वदलीय कमेटी बनाने की सिफारिश की थी। हालांकि अभी तक ये कमेटी नहीं बनी है और इस बाबत जब CM नीतीश से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। अगर ऐसी कोई बात है तो सदन में स्वास्थ्य मंत्री इसका जवाब देंगे। दरअसल 3 अगस्त 2020 को विधानसभा की 1 दिवसीय कार्यवाही के दौरान खुद CM नीतीश कुमार ने ही कोरोना को लेकर सर्वदलीय कमेटी बनाने की
बात कही थी और इसके लिए उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से सिफारिश की थी, क्योंकि विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि कोरोना को लेकर एक सर्वदलीय कमेटी बनाई जाए। हालांकि कई महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक ये कमेटी नहीं बनी है, जिसको लेकर विपक्ष सवाल उठाता रहता है। आपको बता दें, ऐसे में जब शुक्रवार को सीएम नीतीश से इस कमेटी के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। सीएम ने साथ ये भी कहा कि उस समय सभी लोगों को अपने अपने इलाके में सजग रहकर एक दूसरे के संपर्क में रहने की को लेकर कहा था और कोरोना को लेकर केंद्र का पूरा सहयोग मिला है और राज्य सरकार ने लोगों की सहूलियत के हिसाब से खर्चे किए हैं और अगर ऐसी कोई बात है तो सदन में इसका जवाब स्वास्थ्य मंत्री देंगे। बता दें आपको, शुक्रवार को जेडीयू विधायक दल की बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए 24 फरवरी को नवनिर्वाचित एमएलए को प्रशिक्षण मिलेगा और आपको बता दें उन्होंने विधानसभा में काम करने और सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। और कोरोना पर विपक्ष द्वारा कमेटी बनाए जाने की मांग को खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र के पालघर के माहिम ग्राम पंचायत के पानी नदी प्रदूषित हो चुका है और आपको बता दें कि जिससे आसपास के इलाकों में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मछुआरों का बुरा हाल है। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल पूरी तरह से जल के शुद्धिकरण के लिए केंद्रीय ईटीपी अब तक बनाने के कोई आदेश पारित नहीं कर रहा, जबकि तारापुर के 2-2 सीटीपी बनाकर चलाई जा रही है और आपको बता दें इसे लेकर ग्रामीण कई बार सड़कों पर भी उतरे हैं। इसके बावजूद भी जिला प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण मंडल इसी पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जानकारी के मुताबिक पालघर शहर के परिक्षेत्र में छोटे बड़े लगभग 1200 कंपनियां हैं, जहां पर कोई ईटीपी न होने से कंपनी और नगर परिषद की तरफ से ड्रेनेज लाइन का पानी भी इसी नदी में छोड़ा जा रहा है। इसका पानी प्रदूषित होने से आसपास के बोरवेल और कुएं पूरी तरह से खराब हो चुके हैं और आपको बता दें कि पानी से बदबू भी आ रही है। इसे लेकर ग्रामीण में खासी नाराजगी देखी जा रही है। जानकारी के मुताबिक पालघर के बिडको औद्योगिक क्षेत्र से सीधा गंदा पानी इसी पाडेरी नदी में छोड़ा जाता है, जिससे इसका असर आसपास के इलाकों में पड़ रहा है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में हम खड़े हैं। इस समय पालघर जिले के औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाला प्रदूषित जल इसी पानेरी नदी में डाला जाता है और इसी पानेरी नदी को प्रदूषित कर दिया गया है। ये पानेरी नदी है जो वर्षों पहले यहाँ पे मछलियाँ पकड़ी जाती थी। यहाँ के गांव के बच्चे इसी नदी में नहाते थे, लेकिन आज इसकी अवस्था ऐसी हो गई कि यहाँ पे केमिकल और बदबूदार पानी जमा हो चुका है। कई वर्षों से यहाँ के स्थानिक लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस पानी को स्वच्छ किया जाए और यहाँ पे जिस तरह तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में केंद्र बनाया था, जिसको सीटीपी कहा जाता है, उसी तरह से एक सीटीपी पालघर में भी होना चाहिए। लेकिन सरकार ने पालघर में सीटीपी बनाने का अभी तक कोई संकेत नहीं दिए और ना ही महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने कोई सीटीपी बनाने के आदेश पारित किए हैं। यहाँ पे कई बार मोर्चे हुए, आंदोलन हुए, यहाँ तक कि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों पे यहाँ का ही गंदा पानी उनके शरीर पे उछाला गया, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। और आज भी जिस तरह से पानेरी नदी आप देख सकते हैं मेरे पीछे है, उसी तरह से गंदा पानी आज भी यहाँ पर है। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं कि यहाँ पे भी जल शुद्धिकरण केंद्र बनाया जाए? लेकिन अब तक सरकार चुप क्यों है, ये सोचनीय बात है। मुंबई से सटे पालघर जिले के औद्योगिक क्षेत्र में अब तक सीटीपी के बनाने के कोई संकेत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने नहीं जारी किए हैं। तारापुर औद्योगिक क्षेत्र के समान पालघर में भी करीब 1200 से 1400 छोटे और बड़े उद्योग हैं। यहाँ पे कंपनियों के द्वारा प्रदूषित पानी सीधे इसी नदी में छोड़ा जाता है। कभी यह नदी इतनी स्वच्छ होती थी कि यहाँ पे बच्चे नहाते थे, बड़े बूढ़े आके स्नान करते थे और यहाँ पे मछलियाँ भी पकड़ी जाती थी। लेकिन आज इस नदी की अवस्था इस तरह से हो गई है कि इसमें से बदबू आती है और यहाँ से गुजरने वाले को नाक पे कपड़ा रखना पड़ता है। यहाँ के आसपास के बोरिंग भी खराब हो चुके हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में जहाँ सीटीपी बनाया गया है और चलाया जा रहा है, उसी तरह से पालघर में भी जो कंपनियां हैं उनके लिए सीटीपी होना बहुत अनिवार्य है। लेकिन किस दबाव के तहत अब तक सीटीपी नहीं आ रही है, यह एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। सरकार ने अब तक यहाँ पे सीटीपी न बनाने के आदेश देकर क्या सिद्ध करना चाह रही है, ये सभी को एक चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन तारापुर औद्योगिक क्षेत्र के समान पालघर के जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ भी एक सीटीपी होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े केमिकल प्लांट और जो प्रोसेस हाउस है और जो अन्य कंपनियों हैं उनके लिए सीटीपी काफ़ी अहम है। कैमरामैन विनय के साथ आशा शेख, ANB न्यूज़, पालघर।
तो वहीं मैनपुरी के करहल कस्बा स्थित जैन इंटर कॉलेज के प्रांगण में यातायात माह का समापन करते हुए सड़क सुरक्षा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग विद्यालय स्कूलों से आए हुए करीब 8,000 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। तो वहीं सड़क दुर्घटना में जान बचाने वाले और अस्पताल तक ले जाने वाले युवक और पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें, सम्मानित हुए लोगों ने छात्र छात्राओं को यह भी बताया कि किस तरह से हम सभी ने घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया है, जिनको आज जिला प्रशासन के द्वारा प्रसूति पत्र देते हुए 1100 रुपये देकर सम्मानित किया है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह अब समापन की ओर है और इसी कंटेक्स्ट में करहल के नगरवासियों ने प्रशासन और पुलिस के सहयोग से यहाँ पे एक विशाल रैली आयोजन करने का प्रण किया था, जिस प्रण को उन लोगों ने आज पूरा किया है। एडीएम साहब और एडिशनल एसपी साहब की अध्यक्षता में आज ये पूरी रैली हुई है, जिसमें लगभग 8,000 बच्चों ने भाग लिया है। जैन इंटर कॉलेज से प्रारंभ होकर यह रैली आगे बढ़ी और अभी तक आप जैसे अपने बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, रैली भी कंटिन्यूड है। बच्चों का सूक्ष्म जलपान भी साथ में चल रहा है। देखिए, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जो सप्ताह मनाया जा रहा है, इसमें आरटीओ के साहब के नेतृत्व में ग्राउंड में आपके एडिशनल साहब हैं और एडीएम और एसडीएम हमारे थानाध्यक्ष और जैन इंटर कॉलेज के जो बालक और विद्यालय के जो बच्चों हैं, उनको इस सड़क सुरक्षा के बारे में बताया गया है। आप सभी जानते हैं कि आए दिन जो दुर्घटनाएं होती हैं, चाहे वो लापरवाही हो या सावधानी हो या कोई जानकारी न हो नियम कानून का, तो इसमें सबको मालूम है कि बेल्ट लगा कर चलना है, हेलमेट लगाना है, कितनी दूरी बनाए रखनी है, दाएं चलना बाएं चलना है, कब किधर चलना है। और इसमें आए दिन जो दुर्घटनाएं हो रही है, इसमें बहुत बड़ी नुकसान होता है, गवर्नमेंट को भी होता है और जो समाज में जो भी लोग होते हैं इस प्रकार का होता है, वो विकसित हो जाता है और सारी बहुत विकास। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। महंगाई के मसले पर बिहार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद द्वारा दिया गया बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल शुक्रवार को विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत में मंत्री बोल गए कि महंगाई की आदत लोगों को हो जाती है और इससे आम जनता परेशान नहीं है। दरअसल महंगाई के मसले पर विपक्षी सदस्य विधानसभा परिसर में धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे। विपक्ष के प्रदर्शन पर सरकार का पक्ष जानने के लिए पत्रकारों ने मंत्री से जवाब मांगा और इस पर मंत्री ने अजीबोगरीब बयान दे डाला। वे यहां तक बोल गए कि महंगाई से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, इससे जनता परेशान नहीं है, लोगों को महंगाई की आदत हो गई है। वैसे भी आम जनता गाड़ी से नहीं बस से चलती है, इसलिए आम लोगों को बढ़े हुए दामों से कोई परेशानी नहीं हो रही है। उनका इशारा पेट्रोलियम पदार्थ की कीमतों में वृद्धि की ओर था। मंत्री ने कहा कि बजट आता है तो महंगाई होती ही है और आम जनता की महंगाई की आदत हो चुकी है। महंगाई के मसले पर बिहार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद द्वारा दिया गया बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि मंत्री ने अजीबोगरीब बयान दे डाला है। उन्होंने कहा कि महंगाई से कोई खास फर्क नहीं पड़ता और इससे जनता परेशान नहीं है, लोगों को महंगाई की आदत हो गई है और वैसे भी आम जनता गाड़ी से नहीं बल्कि बस से चलती है और इसलिए आम लोगों को बढ़े हुए दामों से कोई परेशानी नहीं हो रही है। इसका इशारा पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि की ओर था। मंत्री ने साथ ये भी कहा कि बजट आता है तो महंगाई होती ही है और आम जनता को महंगाई की आदत हो जाती है।
खर्चे और हो रहे, उसको कौन इलाज, क्या करेंगे, कौन देगा, कोई देने वाला नहीं। 100 रुपये पेट्रोल क्रॉस करेंगे। है बराबर है, लेकिन अभी 100 हो गया तो भी भरना ही है, गाड़ी चलाना ही है, घर में तो नहीं रखेंगे, काम पे तो जाना है। इसके पहले कभी देखा था क्या 100 रुपये? मेरे टाइम में कमी था बहुत, लेकिन अभी कुछ कर नहीं सकते, महंगाई की सब गवर्नमेंट बढ़ा रही है। आपका नाम? तो वहीं हिमाचल के धर्मशाला में मैकडोलोडगंज में चीन की जेल में हुई मौत पर शोक जताया गया है। इसे लेकर लगभग 100 तिब्बती कार्यकर्ता और कुछ विदेशी समर्थक शोक मनाने के लिए एकजुट हुए हैं और इस दौरान मोमबत्तियों के अलावा उनमें से अधिकांश जिन्पा की तस्वीर भी प्रदर्शित की जा रही है। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक 51 वर्षीय कचोक जिन्पा का निधन तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र के लासा के एक अस्पताल में 6 फरवरी को हो गया है। सूत्रों के मुताबिक उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ था और उन्हें लकवा भी मार गया था। उन्हें 21 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी और क्योंकि उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की जानकारी तिब्बत में धीरू के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को साझा की थी। आपको बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट ने कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड को असुरक्षित घोषित करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। शिकायतकर्ता ने कोविशील्ड को असुरक्षित घोषित करने की मांग के साथ 5 करोड़ रुपए के मुआवजे की भी मांग की है। कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित वैक्सीन है। इसका ज्यादातर प्रोडक्शन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से हो रहा है और आपको बता दें कि शिकायत 41 साल के एक वॉलंटियर ने दायर की है, जिसने कोविशील्ड के तीसरे चरण के परीक्षण के दौरान वैक्सीन ली थी और उसे 1 अक्टूबर को ये टीका लगा था। और शिकायतकर्ता का आरोप है कि टीका लेने के बाद उसके शरीर में गंभीर प्रतिकूल प्रभाव सामने आया और कार्य क्षमता प्रभावित होने के साथ वह कामकाज करने के काबिल नहीं है। कोविशील्ड का उत्पादन दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में हो रहा है और आपको बता दें कोविशील्ड और कोवैक्सीन को भारत में आपातकालीन इस्तेमाल के तहत मंजूरी दी गई है और इसके जरिए 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। पिछले साल जब ऐसे आरोप सामने आए थे तो सीरम इंस्टीट्यूट ने उन्हें गलत बताया था। वैक्सीन निर्माता ने तब आरोप लगाने वाले पर 100 करोड़ रुपए के मानहानि का दावा ठोकने की चेतावनी भी दी थी, जिस पर हाईकोर्ट ने अब केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। मद्रास हाईकोर्ट ने कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड और असुरक्षित घोषित करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। आपको बता दें, शिकायतकर्ता ने कोविशील्ड और असुरक्षित घोषित करने की मांग के साथ 5 करोड़ रुपए के मुआवजे की भी मांग की है। कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित वैक्सीन है। इसका ज्यादातर प्रोडक्शन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में हो रहा है। शिकायत 41 साल के एक वॉलंटियर ने दायर की है, जिसने कोविशील्ड के तीसरे चरण के परीक्षण के दौरान वैक्सीन ली थी और उसे 1 अक्टूबर को ये टीका लगाया गया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि टीका लेने के बाद उसके शरीर में गंभीर प्रतिकूल प्रभाव सामने आए हैं और कार्यक्षमता प्रभावित होने के साथ वह कामकाज करने के काबिल नहीं है। कोविशील्ड का उत्पादन दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में हो रहा है और कोविशील्ड और कोवैक्सीन को भारत में आपातकालीन इस्तेमाल के तहत मंजूरी दी गई है और इसके जरिए 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। और आपको बता दें कि पिछले साल जब ऐसे आरोप सामने आए थे तो सीरम इंस्टीट्यूट ने उन्हें गलत बताया था, तो वहीं वैक्सीन निर्माता ने तब आरोप लगाने वाले पर 100 करोड़ रुपए के मानहानि का दावा ठोकने की चेतावनी भी दी थी, जिस पर हाईकोर्ट ने अब केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। इस बार बजट में युवाओं के लिए योगी सरकार पिटारा खोल सकती है। दरअसल योगी सरकार इस बार के बजट में हर जिले में 1000 विद्यार्थियों को टैबलेट देने का ऐलान कर सकती है। आपको बता दें कि बीजेपी के लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए वादे को चुनावी साल में पूरा करने की तैयारी में है। प्रदेश सरकार हर जिले में कॉलेज में दाखिल लेने वाले 1000 विद्यार्थियों को टैबलेट का तोहफा दे सकती है। और आपको बता दें, विधानसभा चुनाव 2017 में बीजेपी ने लोक कल्याण संकल्प पत्र में मुफ्त लैपटॉप और इंटरनेट योजना का वादा किया था। प्रदेश के सभी युवाओं को कॉलेज में दाखिला लेने पर बिना जाति और धर्म के भेदभाव के मुफ्त लैपटॉप और स्वामी विवेकानंद युवा इंटरनेट योजना के तहत प्रति महीने
1 GB डाटा बुक देने का वादा किया था। इस बार बजट में युवाओं के लिए योगी सरकार पिटारा खोल सकती है। आपको बता दें, योगी सरकार इस बार के बजट में हर जिले में 1000 विद्यार्थियों को टैबलेट देने का ऐलान कर सकती है। बीजेपी के लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए वादे को चुनावी साल में पूरा करने की तैयारी में है। और आपको बता दें, प्रदेश सरकार हर जिले में कॉलेज में दाखिला लेने वाले 1000 विद्यार्थियों को टैबलेट का ही तोहफा दे सकती है। विधानसभा चुनाव 2017 में बीजेपी ने लोक कल्याण संकल्प पत्र में मुफ्त लैपटॉप और इंटरनेट योजना का वादा किया था और प्रदेश के सभी युवाओं को कॉलेज में दाखिला लेने पर बिना जाति और धर्म के भेदभाव के मुफ्त लैपटॉप और स्वामी विवेकानंद युवा इंटरनेट योजना के तहत प्रति महीने 1 GB डाटा बुक देने का वादा किया था। तो वहीं 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर गुरुवार को सरकार के खिलाफ किसानों ने रेल रोको आंदोलन किया था। शुक्रवार को मामले में आरपीएफ की ओर से भाक्यू जिला अध्यक्ष समेत 70 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल रेलवे पुलिस बल की ओर से ऐसे किसानों को चिन्हित किया गया है जिन्होंने रेल रोको आंदोलन में शामिल होकर रेल लाइन पर बैठकर प्रदर्शन किया था। और आपको ये भी बता दें, आरपीएफ लक्सर की ओर से भाक्यू के जिला अध्यक्ष कुलदीप सिंह एवं 70 अज्ञात किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें आपको ये भी कि 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसानों ने ट्रैक पर धरना प्रदर्शन किया था और मौजमपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे लाइन पर बैठकर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। यूपी के फतेहपुर के ब्लॉक बहुआ के सुजानपुर ग्राम में बिजली व्यवस्था जर्जर स्थिति में है। आपको बता दें कि घरों के ऊपर से हाई टेंशन लाइन गुजरी हुई है और जिसके चलते आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है, जिसको लेकर गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक ने दिसंबर महीने में विकास भवन फतेहपुर में प्रदर्शन करके मुख्य विकास अधिकारी को समस्या से अवगत कराया था। और आपको ये भी बता दें, मुख्य विकास अधिकारी ने विद्युत विभाग को लेटर जारी करते हुए समस्या का निवारण करने हेतु ये कहा था कि परंतु 2 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके चलते गुलाबी गैंग ने प्रदर्शन किया है। आज सुजानपुर गांव की समस्या को लेकर के हम आज एक सीएम साहब से, एसी साहब से मिलने जा रहे हैं। बिजली विभाग इतना भ्रष्ट हो चुका है, इतना अंधा और बहरा हो चुका है कि 2 महीने हो गए। आदेश दिया था सीडीओ साहब ने कि यहाँ के तार जर्जर तार बदले जाएं या तो केबल वाला तार डलवाया जाए और यहाँ तो जो गांव के अंदर से बिजली गई है या तो यहाँ से बिजली हटाई जाए। लेकिन यूपी के हापुड़ जिले में एक बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि बच्चे को पहले अगवा किया गया और फिर जंगल में ले जाकर उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने बच्ची को खिटोर थाना क्षेत्र से बरामद कर लिया है और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आपको बता दें, पुलिस ने बच्ची का मेडिकल टेस्ट भी कराया है और 6 वर्षीय बच्ची सिंभावली थाना इलाके की रहने वाली है। खबर के मुताबिक गुरुवार दोपहर बच्ची का अपहरण हो गया था और बच्ची के अपहरण की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बच्ची की खोजबीन शुरू कर दी। बच्ची की तलाश में जुटी पुलिस ने उसे मेरठ जिले के किठोर के जंगल से बरामद कर लिया है और पुलिस ने अज्ञात खिलाफ अपहरण को केस दर्ज कर आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। सिंभावली थाना क्षेत्र में एक पुलिस एंगेजमेंट हुई है जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी है। पुलिस ने उसको हिरासत में लिया है। उसके पास से पुलिस को एक मोटरसाइकिल मिली है, होंडा शाइन। यही मोटरसाइकिल जो सिंभावली में एक नाबालिग बच्ची का अपहरण हुआ था उसमें इस्तेमाल की गई थी। साथ ही साथ एक बैग और कुछ कपड़े बरामद किए गए हैं। घायल व्यक्ति की शिनाख्त अनुज कुमार नाम से हुई है जो कि मेरठ का रहने वाला है, थाना परीक्षितगढ़। इसको तत्काल अस्पताल पहुंचा दिया गया जहां इसका इलाज चल रहा है। वर्तमान इसकी स्थिति सामान्य है, ठीक है।
अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस बीच बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। यूपी से बड़ी खबर है, जहां उन्नाव कांड पर योगी सरकार सख्त हो गई है। बड़ी खबर है, सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं योगी सरकार ने। आपको यह भी बता दें कि दुष्प्रचार करने वालों पर कार्रवाई करेगी अब योगी सरकार। ये बड़ा फैसला लिया है सरकार ने, साइबर एक्सपर्ट किया है सक्रिय। बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। यूपी के उन्नाव से बड़ी खबर है, योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। भड़काऊ पोस्ट डालने वालों की तलाश में तेजी की जाएगी, दुष्प्रचार करने वालों पर कार्रवाई करेगी अब योगी सरकार। बड़ा फैसला है योगी सरकार की तरफ से। आपके टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर है यूपी के उन्नाव से, जहां उन्नाव कांड पर योगी सरकार पूरी तरीके से सख्त हो गई है। सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं योगी सरकार ने। आपको यह भी बता दें कि दुष्प्रचार करने वालों पर कार्रवाई करेगी अब योगी सरकार। बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। सरकार ने साइबर एक्सपर्ट सक्रिय भी कर दिया है। उन्नाव से बड़ी खबर है, भड़काऊ पोस्ट डालने वालों की अब तलाशी में तेजी की जाएगी। योगी सरकार का बड़ा फैसला है, दुष्प्रचार करने वालों पर कार्रवाई करेगी अब योगी सरकार। यूपी के उन्नाव से बड़ी खबर है, जहां उन्नाव कांड पर योगी सरकार पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है, सख्त हो गई है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई होगी, आदेश दे दिया है योगी सरकार ने। भड़काऊ पोस्ट को लेकर योगी सरकार अब सख्त है, दुष्प्रचार करने वालों पर कार्रवाई करेगी अब योगी सरकार। सरकार ने साइबर एक्सपर्ट सक्रिय कर दिया है। बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। यूपी के उन्नाव से बड़ी खबर है, जहां भड़काऊ पोस्ट डालने वालों की अब तलाशी में तेजी की जाएगी। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, दुष्प्रचार करने वालों पर कार्रवाई करेगी अब योगी सरकार। यूपी के उन्नाव से बड़ी खबर है, जहां उन्नाव कांड पर योगी सरकार पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है, एक्शन मोड पर है। सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं योगी सरकार ने। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।